गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से 10th क्लास की एसएसटी सामाजिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें अध्याय 2 संघवाद का पहला भाग था और ये है भाग 2 संघवाद का दूसरा भाग। पहली वीडियो में हमने संघवाद क्या है, उसकी विशेषता और भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में जो है अध्ययन किया था। और अब ये जो दूसरी वीडियो है इसमें हम आगे के 3 टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो 3 टॉपिक क्या है उनको मैं आपको जो है एक बार दिखा देती हूँ क्या है वो 3 टॉपिक, आप इधर ध्यान देंगे। सबसे पहला जो है हम ये देखेंगे कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा क्या प्रावधान किए गए, किस तरीके से भारत में किया गया, यानी कि भाषाई राज्य है, भाषा नीति और केंद्र राज्य। केंद्र राज्य क्या है, ये है केंद्र राज्य, इसको हम ऐसे कर सकते हैं केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। उसके बाद भारत में विकेंद्रीकरण, कि भारत में विकेंद्रीकरण की प्रणाली को कैसे अपनाया गया है, यानी कि जो स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं उनमें किस तरीके से जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले आइए हम चलते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। अगर हम भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में बातचीत करें तो ना केवल संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसके लिए, जो हमने कल देखा था संविधान में क्या प्रावधान किए गए थे कि भारत में संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए भारत के संविधान के द्वारा उनकी अधिकारों को बांटकर जो है एक ये प्रावधान किया गया था कि केंद्र सरकार के पास कौन से अधिकार होंगे, राज्य सरकार के पास कौन से अधिकार होंगे। तो केवल इन अधिकारों को बांटना ही जो है वो काफी नहीं था संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए। इसके लिए हमें संघवाद की भावना, विविधता का आदर और इसके संग साथ रहने की इच्छा का भी हमारे देश की साझा आदर्श के रूप में स्थापित करना जरूरी था। और इसके लिए कुछ बातों पर हम आइए गौर करते हैं, जिसमें जो है हम बुक खोलेंगे, जिसमें सबसे पहला भाग क्या है, भाषाई राज्य, कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और सबसे कठिन परीक्षा थी कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कैसे किया जाए। अगर हम ये मैप देखिए, अब मैं ये आपको मैप दिखाती हूँ, ये जो है ये 1947 से पहले का मैप है। अगर हम इस मैप को ध्यान से देखें तो 1947 जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो ऐसा हमारा जो है भारत था, लेकिन आज 2013 में ये भारत ऐसे है। इसके अलग अलग जो है राज्य भाषा के आधार पर, और जो है कैसे कैसे इनको जो भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों का पुनर्गठन किया गया। दूसरे बाद भाषा नीति कैसे बनाई गई, तो ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करके नए राज्य जो बनाए गए हैं उसके बाद का मैप है और ये पहले का मैप है। अब इनको हम आगे देखते हैं कि भाषाई राज्य जो ये मैंने लिखा है इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। भाषाई राज्य 1947 में भारत ने 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा को शुरू किया और उस वक्त से लेकर सन 2003 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में बहुत सारे बदलाव आए। और क्या हुआ कि अनेक प्रांत ऐसे थे वो जो गायब हो गए और नए प्रांत बनाए गए। अब ये जो नए प्रांत हैं इनकी सीमा, क्षेत्र और नाम सब क्या किए गए, बदल दिए गए। अब नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। और ये सीमाएं बदली जाती हैं तो ये मैंने कल आपको बताया था, केंद्र तथा राज्य दोनों की सहमति से बदली जाती हैं। सीमाएं बदलने का काम किसी एक स्तर का नहीं है। तो ये सीमाएं बदली गई और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। और इस तरीके से इसके बाद जो है भाषा के आधार पर क्या किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राज्यों का जो है उनकी सीमाएं जो है वो क्या की गई, बदली गई। नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य जो है इसमें शामिल हैं जो भाषा के आधार पर जिनको बनाया गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात उठी तो राष्ट्रीय नेताओं के मन में एक डर था। क्या डर था, ये डर था कि अगर भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बना दिए गए तो देश की राष्ट्रीय एकता के लिए ये सारी बातें क्या हो सकती हैं, खतरा हो सकती हैं। देश टूट सकता है, देश बिखर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों के बनाए जाने के कारण क्या हुआ, सभी राज्यों का जो है समरूप रूप से विकास हो पाया और राष्ट्रीय एकता भी हमारी एज इट इज जैसी थी वैसी ही बनी रही। भाषा नीति, भारत के संघीय राज्य की दूसरी परीक्षा क्या थी, भाषा नीति की कौन सी भाषा जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनाई जाए। क्योंकि भारत में जो है केवल 40%, कितना प्रतिशत, केवल 40% लोग ऐसे थे
जो हिंदी भाषा को बोलते थे। जो दूसरे 60% लोग हैं वो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग थे। तो अब समस्या ये थी कि कौन सी भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। इसलिए जो है भारत के संविधान में ये किया गया कि भारत की जो है मातृभाषा जो है, क्या किया गया, हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लोग, मैंने बताया, अन्य भाषाओं को संरक्षण देने के लिए दूसरे उपाय किए गए। और भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को, यानी कि टोटल 22 को, 21 भाषाओं को क्या किया गया, संवैधानिक में क्या किया गया, अनुचित दर्जा दिया गया। यानी कि ये भी क्या है, अनुसूचित भाषा मानी गई। अनुसूचित बोला जाएगा, अनुसूचित भाषा बोली गई। यानी कि अब हमारे भारत के संविधान में, भारत की अनुसूची में क्या किया गया, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो उसमें हिंदी के अलावा 21 हैं और टोटल मिलाकर 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है। समस्या क्योंकि ये समस्या इसलिए है क्योंकि बहुत सारे राज्य हमारे ऐसे हैं जिसमें हिंदी भाषा को नहीं जानते, और हिंदी भाषा न जानने की वजह से जो साउथ के हमारे स्टेट हैं वहां पर अंग्रेजी भाषा को उन्होंने जो है राजभाषा घोषित करने के लिए जो है क्या किया, प्रयास किया। लेकिन अंग्रेजी भाषा को राजभाषा घोषित नहीं किया गया, बल्कि अंग्रेजी भाषा को भी दूसरी भाषा के रूप में कामकाज की भाषा के लिए मान्यता दी गई, और ये लचीला रुख अपनाकर जो है भारत में ऐसा किया गया। उसके बाद हमारी बात आती है केंद्र राज्य संबंध की बात। केंद्र राज्य संबंध, अगर केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे हैं तो देश की सरकार अच्छे से चल सकती है। अब बात यह है कि केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे कैसे होंगे। भारत के संविधान के द्वारा इन केंद्र तथा राज्यों के संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इनकी शक्तियों को बांटा गया। लेकिन फिर भी अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो केंद्र और राज्य में अच्छे संबंध तब बहुत मधुर बन पाते हैं जब केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार हो। अगर केंद्र में एक पार्टी की सरकार है और राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार है तो उनके संबंध जो है वो ठीक रहेंगे, दोनों एक दूसरे के तालमेल से अच्छे से कार्य कर पाएंगे। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है और राज्य में अलग पार्टी की सरकार है। तो भारत में भी ऐसा हुआ, जब तक भारत में एक दल की सरकार थी और एक ही दल का प्रभुत्व था तो तब तक जो है लगभग सभी राज्यों में भी जो उसी पार्टी की सरकार थी, और इसका मतलब क्या था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो दोनों एक इकाई के रूप में अच्छे से कार्य कर रही थी। लेकिन जब अलग अलग सरकार आई तो क्या किया गया, राज्यों के अधिकारों की अनदेखी होने लगी, और ये क्या हो गया, अनदेखी होने के बाद जो है ये जो है क्या था, भारत की संघवाद की भावना के बिल्कुल प्रतिकूल बातचीत थी। लेकिन 1990 के बाद ये स्थिति भी बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि 1990 के बाद भारत में जो है गठबंधन सरकारों का उदय हुआ, क्योंकि जो बहुत सारे जो है, जब राज्यों की जो है अधिकारों की अनदेखी की गई तो राज्यों में क्षेत्र के आधार पर बहुत सारे क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आए, और बहुत सारे क्षेत्रीय दल होने की वजह से और बहुत सारे राष्ट्रीय दल होने की वजह से क्या हुआ कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता था। और जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तो वो दल जो है अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए जब किसी दूसरे दल से गठजोड़ करता है, गठबंधन करता है, उसी को गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो ये गठबंधन सरकार का भारत में क्या हुआ, उदय हुआ। क्वेश्चन जो है ये 1 नंबर में आता है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, भारत में इसका उदय कब से माना जाता है। ये सब जो क्वेश्चन बीच में आते हैं आपने इन सब क्वेश्चंस को नोट करना है और कॉपी में लिखना भी है सबने। और उसके बाद जो है क्या बताया मैंने, गठबंधन सरकार का उदय हुआ, और उसके साथ साथ क्षेत्रीय दल भी बहुत सारे भारत के सामने आए, और इस तरीके से क्या हुआ, गठबंधन सरकार के कारण दोबारा से राज्यों के अधिकार जो है उनकी अनदेखी होनी बंद हो गई और राज्यों को भी स्वायत्तता मिलने लग गई, और क्या हो गया, स्थिति जो है वो बदल गई। अब जो है हम नेक्स्ट जो है मेन टॉपिक के ऊपर हम जाते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है भारत में विकेंद्रीयकरण। भारत में विकेंद्रीयकरण। अब हम बात करते हैं संघीय सरकार की। जैसे मैंने आपको बताया था, संघीय सरकार क्या होती है, जिसमें शासन की शक्तियां 2 या उससे अधिक स्तर में बटी होती हैं। तो यहाँ हम जब बात करेंगे तो भारत में जो है विकेंद्रीकरण के बारे में बात करें तो भारत में विकेंद्रीकरण को कैसे अपनाया गया है कि भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार तीनों में शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, यानी कि उनको बांटा गया है। संघ सरकार की अपनी संघ सरकार की यानी कि केंद्र सरकार की क्या है, अपने अधिकार हैं, राज्य सरकार उनके अपने अधिकार है, और इसके अलावा जो तीसरे स्तर की सरकार है यानी कि स्थानीय सरकारें हैं उनके अपने अधिकार हैं।
भारत में जो स्थानीय स्तर की जो सरकार थी उनके जो है, जब पहले ये सरकारें होती थी तो इनके जो है अधिक इनका महत्व नहीं था, केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ही जो है बातचीत होती थी, इन्हीं के अधिकारों की बातचीत, और यही देश के शासन को चलाते थे। लेकिन 1992 का जो संवैधानिक संशोधन किया गया, 73वां संवैधानिक संशोधन बोला जाता है उसको, और जो 73वां संवैधानिक संशोधन था ये जो है पंचायतों से संबंधित था। इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है पंचायती राज को जो है पंचायती राज की अधिकारों में बदलाव कौन से संशोधन के द्वारा किया गया, तो ये 73वां संशोधन था। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया, भारत में पंचायती राज को क्या किया गया, मजबूत किया गया, उसके अधिकारों में परिवर्तन किया गया। क्या क्या परिवर्तन किया गया ये जो है अब हम इसको जो है इसके पॉइंट देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट के जो है इसमें परिवर्तन हुए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला कि अब स्थानीय निकाय यानी कि जो क्या है स्थानीय सरकारें हैं उनके चुनाव नियमित होने लगे। क्या होने लगे, नियमित रूप से चुनाव होने लगे। पहले क्या था, कभी चुनाव हो गए, कभी 2 साल में, 1 साल में, कभी हुए कभी नहीं। लेकिन 73वें संशोधन के बाद अब हर 5 साल के बाद, जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं और जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसी तरीके से 5 साल के बाद जो है पंचायत के स्थानीय स्तर के चुनाव भी होते हैं। उसके बाद और क्या परिवर्तन आया, स्थानों का आरक्षण। अब जो है क्या किया गया, पंचायती राज में भी यानी कि स्थानीय सरकारों में भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है, उनके लिए सीट जो है वो आरक्षित की गई है। तीसरा क्या परिवर्तन है कि अब जो है स्थानीय स्तर की सरकारों में भी महिलाओं के लिए भी आरक्षण किया गया है, महिलाओं के लिए अलग से उनका आरक्षण है। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं उनके चुनाव के लिए अलग से राज्य चुनाव आयोग गठन किया गया, जो कि इनके चुनाव करवाता है। और इसके साथ साथ ये भी जो है ये डिसाइड कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी कमाई में से कुछ अनुदान के रूप में इन स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं उनको देंगे। ये सारे परिवर्तन जो है कि किसमें आए, स्थानीय, किसमें आए ये परिवर्तन, स्थानीय स्तर की सरकारों में। अब हम आगे चलते हैं, स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो वो 2 प्रकार की होती हैं, एक ग्रामीण और एक शहरी। कौन कौन सी 2 हैं, ग्रामीण और शहरी। जो ग्रामीण स्तर की वो हैं जो किसमें काम करती है, जो रूरल एरिया में यानी कि जो गांव में कार्य करती हैं, और अर्बन में जो करती हैं वो शहरी हैं, उनको शहरी संस्थाएं बोला जाता है या शहरी स्थानीय स्तर। ठीक है, गांव के में जो है ये 3 स्तर होते हैं। हरियाणा में पंचायती राज के जो ग्रामीण है वो 3 स्तर होते हैं। सबसे नीचे का जो स्तर है जो एक गांव में होता है वो होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, इसमें बहुत सारे सदस्य जो है वो पंच होते हैं, और उनमें एक जो है जो मुख्य होता है वो क्या होता है, सरपंच होता है। पूरे गांव को अलग अलग जो है जनसंख्या के आधार पर वार्डों में बांट दिया जाता है, और हर एक वार्ड से एक पंच जो है वो निर्वाचित होता है, और वो उसके बाद एक उनमें से क्या बनता है, सरपंच बनता है, जो उस गांव से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में सारा काम करता है। उसके बाद 2-3 गांव को मिलाकर 5-4 गांव को भी मिला दिया जाता है, क्या बनता है, ब्लॉक यानी कि खंड। वो खंड स्तर पर और उस ब्लॉक स्तर पर जो बनती है उसको बोला जाता है पंचायत समिति, जो उन सब गांव के लिए कार्य करती है, और जो उन गांव के जो पंचायत के जो सदस्य जो निर्वाचित हुए वो मिलकर जो है उसका क्या करते हैं, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। उसके बाद जो तीसरी हमारी आती है वो जिला स्तर पर, जो ये ग्रामीण स्तर की जो चीजें वो जिला स्तर तक कार्य करती हैं। गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। जिला स्तर पर जो है वो जिला परिषद है। जिला परिषद जो है उसका, जिला परिषद पूरे जिले के लिए कार्य करती है, और जिला परिषद में उस जिले में आने वाली राज्य की विधानसभा का सदस्य और जो MP MLA यानी कि वहां के हैं वो भी उसके सदस्य माने जाते हैं। इस तरीके से ये तीनों मिलकर काम करती हैं। सबसे ऊपर का लेवल जिला परिषद का है, उससे नीचे पंचायत समिति और उसके नीचे ग्राम पंचायत। और उसके बाद अगर हम आगे जब हम चलते हैं तो उसके बाद आ जाती हैं स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं। यानी कि शहरों में कौन काम करती हैं, नगर पालिका, उनको क्या बोलते हैं, नगर पालिका। और दूसरी क्या है, नगर निगम। नगर निगम और नगर पालिका। जो नगर पालिका है वो थोड़े छोटे शहर में काम करती है, और जो नगर निगम है वो बड़े शहरों में कार्य करती है। जो नगर पालिका का अध्यक्ष है उसको प्रधान कहा जाता है, और जो नगर निगम का अध्यक्ष उसको
मेयर कहा जाता है। और ये सारे जो है मिलकर जो नगर पालिका और नगर निगम है ये शहर में और ये ग्राम में कार्य करते हैं। यानी कि भारत में विकेंद्रीकरण कैसे किया गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर पर आगे उसको दो भागों में विभाजित हो जाता है, ग्रामीण स्तर और एक शहरी स्तर। लेकिन अगर हम इस लेसन के लास्ट में अगर हम आए तो हम ये देखते हैं कि ये जो चुनाव है लगभग नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन फिर भी जो है इसमें अच्छे तरीके से जो है सारी बातचीत नहीं हो पाती। इसमें चुनाव हो जाता है, नियमित रूप से चुनाव होते हैं, बड़े उत्साह के साथ लोग इसमें भाग लेते हैं, लेकिन क्या होता है जो ग्राम सभा की बैठकें होती है वो समय समय पर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या है ये जो ये शासन है इस प्रकार हम सब शासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर है। जिस तरह का संविधान में लिखा गया है वो आदर्श रूप में पूरी तरह से अभी वो स्थापित नहीं हो पाया है। ठीक है, अब मैं एक बार रिवीजन आपका करवा देती हूँ, संघ व्यवस्था कैसे चलती है, उसके बाद भाषाई राज्य कि इसमें राज्यों के जो है भाषा के आधार पर पुनर्गठन, कौन सी भाषा को राजभाषा जो है मैं इसको बता देती हूँ, कौन सी भाषा को राजभाषा घोषित किया जाए, कौन कौन सी भाषाएं को मान्यता दी गई, केंद्र राज्यों का संबंध कैसा होगा, और भारत में विकेंद्रीकरण शहरी और ग्रामीण स्तर पर ये और शहरी स्तर पर नगर पालिका और नगर निगम। अब हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन देखते हैं। और अभ्यास के क्वेश्चन में आपने जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये मैप में भरना है, इसको जब क्लास लगेगी तब आपको बताऊंगी। आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, 3, 4, 5, 9, 10, 11 तीन क्वेश्चन जो है ये मैं करवा चुकी हूँ, चौथा क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ और पांचवा ये करवा चुकी हूँ। यानी कि संघ व्यवस्था और बेल्जियम की मिलती जुलती वाला जो है वो बतानी विशेषताएं, उसके बाद एकात्मक क्या होती हैं और संघात्मक क्या होती है, ये दोनों में बताया, इनका अंतर बताना है। और ये जो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो प्रावधान किए गए आपने वो बताने हैं। और उसके बाद ये जो है अलग अलग विषय दिए गए, इन विषय को आपने सूची के अनुसार डिवाइड करना है। और उसके बाद ये जो है ये क्वेश्चन जो है ये इसमें आप बुक में कर सकते हो 10 और 11, ये आपने इस तरीके से इसको करना है। और जितना चैप्टर मैंने करवाया है आपने इसको ध्यान से बुक में से पढ़ना है, पूरा चैप्टर, दोनों वीडियो देखनी है और उसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करना है। और जो क्वेश्चन बताए वो लिखने हैं और एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बताए वो सारे बनाने हैं। और नोटबुक जो है वो पूरी अच्छे से तैयार करके मुझे ग्रुप में सेंड करनी है। ओके, बाय।